हेलो। आप लोगों का इन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग करंट क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। हम लोग का क्लास 11 का पहला चैप्टर में पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक हम लोग का है भौतिक विज्ञान। आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें भौतिक विज्ञान क्या है पता है, और बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें भौतिक विज्ञान क्या है उन्हें नहीं पता है। जिन्हें पता है ये वीडियो उनके लिए भी है, और जिन्हें नहीं पता ये इनके लिए भी है। जिन्हें पता है उन्हें पता चल जाएगा और अच्छे से, और जिन्हें नहीं पता है वो जान जाएंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो चलिए हम लोग का पहला टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग हैं भौतिक विज्ञान। मैं आप लोग को भौतिक विज्ञान दो तरीके से बताऊंगी। आप लोग को जो सिंपल लगे, जो सही लगे, जो आसान लगे, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। ठीक। पहला तरीका हम लोग का है भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौत विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करती हैं उसे भौतिक विज्ञान कहती हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करती हैं उसे भौतिक विज्ञान कहती हैं। तो प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती हैं? अब ये पॉइंट आ रहा है। तो प्राकृतिक घटनाएं वही होती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे तारों टिमटिमाना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। और प्राकृतिक घटनाएं जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे प्राकृतिक घटनाएं कहती हैं। इन दोनों घटनाओं का अध्ययन करना मतलब उनके बारे में जानना, जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। हम लोग का दूसरा डिफिनेशन बहुत ईजी है। अगर आप लोग को ये याद हो जाए ठीक, नहीं तो दूसरा भी आप याद कर सकते हैं। ये दोनों याद कर ले तो और अच्छी बात है। तो दूसरा डिफिनेशन सुनिए। अपने आप बैठे हैं तो अपने चारों तरफ देखिए। ठीक, चारों तरफ किसी एक वस्तु को मूल रूप से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अपने चारों तरफ किसी भी एक वस्तु को मूल रूप से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब अपने चारों तरफ हम देख लें किसी भी एक वस्तु को, उसके बारे में पूरा आगे से अंत तक, स्टार्टिंग से अंत तक के पूरे पॉइंट, आप पूरा पॉइंट जानते रहें कि कैसे हुआ है, क्या हुआ, पूरा टोटल अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब समझ नहीं आया? ठीक है। आप बैठे हैं किसी टेबल पर, तो आपके टेबल के सामने, मतलब आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके सामने टेबल है, या बॉटल है, या पेन वेन है, या बेड वेड दिख रहा है आपको। तो आपके सामने मान लीजिए टेबल ही है। ठीक। तो टेबल है, तो टेबल पर आप बैठी हैं, तो फिर टेबल कैसे बना है? वो लकड़ी कट के बनी है, फिर उसे केलों से एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ढांचा तैयार किया है, ढांचा बनाया गया है, फिर वो ढांचे को पेंट वेंट करके टेबल बना है। ठीक। तो ऐसे टेबल बनी है। तो टेबल के बारे में आप स्टार्टिंग से अंत पॉइंट जान गए, तो उसके बारे में पूरा मूल जानकारी प्राप्त कर ली। इसी को मूल जानकारी प्राप्त करना कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग से अंत उस पर टोटल जाना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, पूरा टोटल आप जान जाइए। इसे मूल जानकारी कहते हैं। ठीक। तो कि अपने चारों तरफ किसी भी एक वस्तु को मूल रूप से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और जो जो मैंने बोला है, मैंने वही वही पॉइंट यहाँ पर मैं लिख के लाई हूँ। मैं यहाँ पर वही पॉइंट यहाँ पर लिखी हूँ मैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैंने वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है और आप लोग को आसानी होगा। देखिए मैंने वही लिखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहती हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको। फिर एक और पॉइंट है, या ये भी याद कर लें आप, अपने चारों तरफ किसी भी एक वस्तु को मूल रूप से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तब अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है भौतिक मापन का विज्ञान। भौतिक मापन का विज्ञान क्या होता है, ये इसका नाम से क्या मतलब है? देखो, इन भौतिक मापन विज्ञान, इसका मापन से आप खुद समझ जा रहे होंगे। आप लोगों से बहुत से बच्चे होंगे जो बाजार जाकर, बच्चे होंगे, बालिकाएं होंगे, बालक होंगे, जो बाजार जाकर सब्जी उब्जी लेते होंगे, माप तौल करते होंगे। तो जो सब्जी वाला होता है ना, तो माप तौल करके देता है, तो उससे कोई मापन करती है। मापन का मतलब इसे समझ लो आप। देखो, मापन का मतलब था, मापन एक ऐसी तुलनात्मक विधि है जिसमें
जिसमें किसी भौतिक राशि के परिणाम को अंकों में व्यक्त किया जाता है। देखो, समझ नहीं आया, फिर से समझा रही हैं, अच्छे से समझो। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे आपको। देखो, इसमें है मापन एक तुलनात्मक विधि है, मतलब मापन में तुलना की जाती है। मापन एक तुलनात्मक विधि है, माप तौल मतलब समझे गए आप लोग हैं। मापन के नाम से ही पता चल जा रहा है कि मापन मतलब माप तौल मतलब है, मतलब माप तौल ही भरा इसमें है। ठीक, मापन एक ऐसी तुलनात्मक विधि है जिसमें मापन एक ऐसी तुलनात्मक विधि है जिसमें भौतिक राशियों के परिणाम को अंकों में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियों के परिणाम को मतलब भौतिक राशियों का जो निष्कर्ष निकलेगा उसे अंकों में व्यक्त किया जाता है, उससे मापन कहते हैं। मापन दो बातों पर निर्भर करता है। तो मापन कौन कौन सी दो बातों पर निर्भर करता है? मापन मानक मात्रक, आंकिक मात्रक, ये दो बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं मापन किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख के लाए हैं, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैंने जो जो बोला मैंने वही वही इसमें लिखा है। मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसमें किसी भौतिक राशि की परिणाम को अंकों में व्यक्त किया जाता है। यह दो बातों पर निर्भर करती है। भौतिक राशि के परिणाम को अंकों में व्यक्त किया जाता है। अंकों में मतलब शब्दों में होता है और अंकों में होता है। शब्दों मतलब अक्षरों में, अंकों मतलब नंबरों में, गिनतियों में व्यक्त किया जाता है। उससे यह दो बातों पर निर्भर करता है, उससे मापन कहती हैं, ये दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम बताएं आपको दो बातों पर कौन पे मानक मात्रक, आंगिक मात्रक। तो हम लोग देखते हैं मानक मात्रक किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक, तो मानक मात्रक किससे कहते हैं? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मानक मात्रक क्या होता है, ये तुम पहली बार नाम सुन रहे हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसमें से अलग अलग ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट्स बताएंगे। देखिए, तब इसमें क्या है, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि मैं समझाऊंगी तब समझ में आएगा ना। तो देखो, आप किसी भौतिक राशि की एक निश्चित परिणाम को, मतलब भौतिक राशि है उसकी एक निश्चित परिणाम हो, मतलब कि वो अनिश्चित ना हो, मतलब वो बदला ना चाहे, वो हमेशा वही परिणाम आए। मतलब उसमें हम लोग उसका वो राशि का मात्रक फिक्स होना चाहिए। जैसे समय का मात्रक सेकेंड होता है, ये फिक्स है, ये कभी भी बदल नहीं सकता, ये निश्चित है। ठीक, उसी प्रकार किसी भौतिक राशि के निश्चित परिणाम को मानक मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के निश्चित परिणाम को मानक मात्रक कहते हैं। चलिए देख लेते हैं मानक मात्रक का डेफिनेशन। देखिए बच्चों, जो जो मैंने बोला है मैंने वही वही इसमें लिखा है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कुछ अलग से पॉइंट्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो मैंने कहा है इसमें यही लिखा है। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। देखो, अब इसमें जैसे में आ जाएगा। जैसे में क्या आएगा? जैसे में हम बताएंगे आपको। जैसे कि आ गया, चलिए हम लिख के आपको दिखा रहे हैं जैसे में क्या आएगा। मतलब आपको इसमें साफ साफ लिखा है किसी भौतिक राशि की एक निश्चित परिणाम को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मानक मात्रक लेते हैं, मानक मात्रक मान लेते हैं या मानक मात्रक कहते हैं, बात एक ही है इसमें। ठीक, किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को, मतलब भौतिक राशि है उसकी निश्चित परिणाम को, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, ये निश्चित परिणाम है। लंबाई का मात्रक मीटर या समय का है। देखिए बच्चों, मैं आप लोग को
लिख के मैं इसलिए लिख के लाई हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, अब फिर लिखूँगी तो इतना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर मैं लिख के लाई, आप लोग उससे स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। लंबाई का मात्रक, जैसे इसमें बोला है किसी भौतिक राशि, इसमें बोला है किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मतलब है कि भौतिक राशि उसका निश्चित परिणाम, उसे लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। और समय का मात्रक सेकंड ही होगा, समय को जब भी मापेंगे तो सेकंड में ही मापेंगे और किसी मात्रक में मापेंगे नहीं, सिर्फ सेकंड में ही मापेंगे, इसलिए ये निश्चित परिणाम है, इसे मानक मात्रक कहते हैं। हम लोग मानक मात्रक की डिफिनेशन देख लिए, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग दूसरी बात पे पहुँचते हैं, ये किस और बात पे, इसका नाम है आंशिक मात्रक। आंशिक मात्रक तो इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। आंशिक मान को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सो हम लोग जानते हैं आंशिक मान किसे कहते हैं, चलिए बताते हैं आपको। हमें आंशिक मान को परिणाम भी कहते हैं, या इसे आंशिक मान को परिणाम भी कहती हैं। किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता जाता है उसका आंशिक मान उतना ही बड़ा होता जाता है, तो परिणाम भी कहते हैं, मतलब निष्कर्ष। आंशिक मान को निष्कर्ष कहते हैं। और फिर किसी भी राशि का मात्रक, मतलब किसी भी राशि का मात्रक जितना छोटा हो जाएगा, जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, इसी प्रकार किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता जाएगा उसका आंशिक मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसका डेफिनेशन आप लोग के सामने है, यहाँ पर मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा से कुछ लिख के नहीं लाई हूँ। देखिए, इसे भौतिक राशि का परिणाम भी कहती हैं। इसमें किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता जाता है उसका आंशिक मान उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब किसी भी राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंशिक मान उतना ही बड़ा होगा। क्लियर, बस इतना ही आपको समझना है और कुछ इसमें नहीं ऐसा है जो आपको ना समझ में आए। अभी तक मैंने जितना पॉइंट्स बताया इसमें ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उससे और अच्छे से लॉन्ग वीडियो में क्लियर करके लाऊंगी। अब हम लोग अगला पॉइंट है मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहती हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। मूल राशियाँ किसे कहती हैं, देखिए मूल राशियाँ बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी है। अब मूल राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, मैं आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले देखते हैं हम लोग मूल राशियाँ किसे कहती हैं। मूल राशियाँ बहुत इजी है, आप लोग बस सुनिए और समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। मूल राशियाँ किसे कहती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें मूल राशियाँ कहती हैं। वे, फिर से सुनिए आप लोग ध्यान से, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये अकेले ही काफ़ी, इनके मात्रक खुद इन्हें प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी हैं, इन्हें किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मूल राशियाँ कहती हैं, ठीक। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें मूल राशियाँ कहती हैं, ठीक। और इनके मात्रक क्या होती हैं, इनके मात्रक को मूल मात्रक कहती हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहती हैं। क्लियर, बहुत इजी है ना। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मूल राशियाँ कहती हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहती हैं। देखिए, मैंने वही लिखा है जो मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ अपने से ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों को मैं वही बताऊँगी जो बच्चे जानते हैं, जो मैं इन्हें बता रही हूँ वही जाने वो। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। इनके मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। क्लियर। अब मूल राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ क्या क्या होती हैं, ये सब अभी हम आपको बता रही हैं। चलिए अभी देखिए मैं कैसे बता रही हूँ आपको। अब आती है बात मूल राशियों पर। मूल राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं,
हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। अब वो 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ बता दे रही हूँ 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं और ये लोग कौन हैं। ठीक, कितनी होती हैं, 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला होगा आपका लंबाई। बताइए आप लोग में से बहुत से बच्चे, लंबाई की मात्रा क्या होगा कमेंट में। फिर द्रव्यमान, फिर समय। समय का लंबाई का मात्रक मुझे अभी बताइए आप लोग। विद्युत धारा। फिर ऊष्मागतिकी हो गया। फिर पदार्थ की मात्रा। फिर देखिए आप लोग को कितना बताया मैं, लंबाई की मात्रक, द्रव्यमान की मात्रक, समय की मात्रक, विद्युत धारा की मात्रक, ऊष्मागतिकी की मात्रक, पदार्थ की मात्रक। अगर आप लोग में से इसमें से किसी को भी मात्रक पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कीजिए। फिर हम लोग का 7वां है पेन कहाँ गया, तो देखते हैं। 7वां है ज्योति तीव्रता। यहाँ पर होगा तीव्रता लिखना है, तीव्रता। तो चलिए इसके बताइए आप लोग। उस ज्योति तीव्रता, अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम बताते हैं। लंबाई का मात्रक होगा मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। समय का मात्रक होगा बताएं सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। ऊष्मागतिकी का मात्रक होगा ऊष्मागतिकी में केल्विन होगा। पदार्थ की मात्रा होगा मोल। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैडुला। ला देखो ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। ठीक, इसमें क्या क्या दिया है। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। ये लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, समय का मात्रक सेकेंड हो गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, ऊष्मागतिकी का मात्रक केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रक मात्रक मोल हो गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैडुला हो गया। इसमें किसी अन्य भौतिक राशि को तो पढ़ रही है नहीं, ये अकेले ही काफ़ी है। मीटर लंबाई का हो गया, किलोग्राम द्रव्यमान का हो गया, एक सेकेंड समय का हो गया, एम्पियर विद्युत धारा का हो गया, कैल्विन ऊष्मागतिकी का हो गया, मोल पदार्थ की मात्रा का, कैडुला तीव्रता का। इसमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसी भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इन्हें बताने के लिए अन्य किसी नहीं, बस इन्हीं की आवश्यकता है। उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहती हैं। मैंने यहाँ यही लिखा है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए करने के लिए ये के है के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे ऐसी राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। तो इनके मात्रक को मूल मात्रक कहती हैं और ये 7 प्रकार की इनके मात्रक होती हैं। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। तो वह हम लोग चलते हैं। और ये 7 राशियों के अतिरिक्त एक और राशि है, पूरक राशियाँ किसे कहते हैं। अगर आपको ये कोई पूछ दिया पूरक राशियाँ क्या होती हैं, किसे कहती हैं, तो आप लोग बेझिझक बताइए उन्हें पूरक राशियाँ किन्हें कहती हैं, पूरक राशियाँ क्या होती हैं।
पूरक राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ सात मूल राशियों के अतिरिक्त जितनी भी राशियाँ होती हैं उन्हें पूरक राशियाँ कहती हैं। सात मूल राशियों के अतिरिक्त जितनी भी राशियाँ होती हैं उन्हें पूरक राशियाँ कहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सात मूल राशियों के अतिरिक्त राशियों अतिरिक्त राशियों को हैं। इसके मात्र को पूरक मात्र कहती हैं तथा हैं। तो देखिए आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा इसमें क्या लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखे हैं, एकदम इजी वे में है। सात मूल राशियों के अतिरिक्त राशियों को पूरक राशियाँ कहती हैं, उन्हें पूरक राशियाँ कहती हैं तथा इनके मात्रक को पूरक मात्रक कहती हैं। बस मूल राशियों को मात्रक को मूल मात्रक कहते थे, सिंपल है, बहुत इजी है। तो हम लोग पूरक राशियाँ जान गए, मूल राशियाँ जान गए, तो फिर एक और राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं मैम, आपने ये नहीं बताया। तो व्युत्पन्न राशियाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब हम लोग पूरक राशियाँ मूल राशियाँ जान ही चुके हैं, तो फिर अब पूरक राशियाँ देखते हैं। पूरक व्युत्पन्न राशियाँ, देखिए हम यहाँ पर भी लिख के लाए हैं, व्युत्पन्न राशियाँ सबका हम लिखे हैं। आपको मैं डिफिनेशन बता रही हूँ ना। देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ किसे कहती हैं, ये पूरा टोटल पूरक राशियों का अपोजिट होता है। जैसे पूरक राशियों में उन्हें अपने मात्रा को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि को नहीं पड़ती थी, लेकिन पूरक राशियों में आवश्यकता पड़ती है। मैं स्वयं नहीं काफ़ी हूँ, मुझे और राशियाँ दे दो, इन्हें ऐसा है, तो इन्हें ऐसा तुम समझाएंगे ऐसा। देखो इसमें क्या है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए पर टोटल सेम रहेगा। इसमें था वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, केवल लगा था, अन्य नहीं चाहिए, लेकिन इनमें तो चाहिए। इनमें से वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहती हैं तथा इनके मात्र को व्युत्पन्न मात्र कहती हैं। बिल्कुल इजी है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पर यही लिखा है, वे भौतिक राशियाँ, देखें वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन राशियों को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहती हैं उन राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहती हैं। ये स्वयं काफ़ी नहीं, इन्हें दो लोग चाहिए, ठीक। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तथा इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, ये होती क्या है, आखिर इसका क्या कितना होता है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। हम लोग ने भी मूल राशियाँ पूरक राशियाँ पढ़ी थी। अब व्युत्पन्न राशियाँ जैसे क्या होंगी व्युत्पन्न राशियों में, अब हमको ये बताते हैं आपको हम, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक,
क्षेत्रफल की राशियाँ कितनी होती हैं? क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। क्षेत्रफल का हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का हो गया, क्षेत्रफल का राशि क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें दो राशियों की आवश्यकता पड़ी, एक राशि, दो राशि। इन्हें व्यक्त करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, इसे व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैंने क्या बोला था, इसका डेफिनेशन क्या है पता है आप? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। दो राशियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहती हैं। तो देखो, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, गुणे चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं अगला, ये पहला था, अब दूसरा देखते हैं। इसका होगा आयतन। आयतन का क्या होगा? आयतन का बताएं, कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग टाइप किया कीजिए जब हम पढ़ा रहे हैं। तो आयतन को होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ रही है। इन्हें व्युत्पन्न राशियाँ ये सब हैं। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो यहाँ पर आएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आएगा आयतन का, समझे। फिर अब घनत्व को देख लेते हैं। तो घनत्व क्या होगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, घनत्व का मात्रक क्या होता है बताएं आप। घनत्व का होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, मतलब केजी। आयतन का मात्रक अभी जस्ट मैंने बताया मीटर क्यूब, तो यहाँ पर मीटर क्यूब लिख देंगे। तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जी मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब, ठीक। तो इसका मात्रक हो गया। तो ऐसे ही ये बहुत प्रकार की होती हैं, ये 31 या 42 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसे मीटर क्यूब कहते हैं। आयतन का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसे mm से। इनका मात्रक मीटर का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। फिर घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, केजी बटे एमई, केजी एम प्रति एम एम, केजी प्रति एम स्क्वायर, ठीक। तब अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं। अब आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ पता चल गई होंगी, इन्हें क्या कहते हैं, किसे कहती हैं, ठीक। तो मैं अब ये मान के चलती हूँ कि आप लोग को अब पूरक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, भौतिक विज्ञान किसे कहती हैं, और फिर मापन किसे कहती हैं, मापन कितने प्रकार का होता है, मानक मात्रक, आंकिक मात्रक, ये सब आप लोग को आ चुका होगा। तब फिर अब हम लोग चलते हैं एक और चीज़ पर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ मात्रकों की प्रणालियाँ, द सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या होती है, मात्रकों की प्रणालियाँ क्या होती हैं। आप लोग में से बहुत लोग क्लास 11th में हैं और बहुत लोग
जैसे आधे लोग नहीं होते हैं तो वो लोग देखते हैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे तो वो लोग भी देखते हैं। तो फिर आप लोग को पता होगा, मैं आपको बताती हूँ मात्रकों की प्रणालियाँ कैसे करती हैं। मात्रकों की 4 प्रणालियाँ होती हैं, ठीक। वो कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं? ऐसे पद्धतियाँ कहती हैं, भौतिक पद्धतियाँ या मात्रकों की पद्धतियाँ ने ये भी कहती हैं। ये होती हैं, आप लोग में से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़ चुके होंगे। CGS पद्धति, फिर MKS पद्धति, FPS पद्धति, फिर SI पद्धति। इनमें से आप ये 3 पढ़ चुके होंगे, या ये भी जानते होंगे आप लोग। CGS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति, ये सब आप क्लास 9th में आया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, ये भौतिक पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ या पदार्थ की पद्धतियाँ, प्रणालियाँ, इसे इन सब शब्दों से संबोधित किया जाता है, ठीक। CGS, MKS, FPS, SI, ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, ठीक। ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं CGS का फुल फॉर्म क्या होगा। CGS का मतलब क्या है? CGS पद्धति में होता है, CGS पद्धति में होता है, इस पद्धति में लंबाई, देखो C, फिर GS, CGS, C से हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, फिर G से ग्राम, S से सेकेंड, S से सेकेंड होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। क्षमा चाहूँगी मैं आप लोग से। CGS पद्धति को C से सेंटीमीटर हो गया, G से ग्राम हो गया, S से सेकेंड हो गया। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड हो गया। आई एम सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई होगी, मैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं सबके लिए समझ आती हूँ। देखिए, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, यही पद्धति है। CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, CGS पद्धति यही है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं फ्रेंच या फ्रांसिस पद्धति। इसे कहेंगे फ्रेंच या फ्रांसिस पद्धति से कहते हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या फ्रांसिस पद्धति कहती हैं, और MKS को मैट्रिक पद्धति कहती हैं। अरे यार, ये राइटिंग गंदी हो जा रही है। मैट्रिक पद्धति कहते हैं, और FPS को ब्रिटिश पद्धति कहती हैं। ब्रिटिश पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसे मैट्रिक पद्धति कहते हैं, इसे फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति कहती हैं। इसे एक और पद्धति भी कहते हैं, मीटर किग्रा सेकेंड वाली पद्धति को एक और पद्धति ने जार्जी मीटर किग्रा सेकेंड
वाली पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? गार्शी ये नहीं रहेगा, गार्शी पद्धति, गार्शी पद्धति है। मीटर किग्रा सेकेंड, मीटर किग्रा सेकेंड वाली पद्धति को गार्सी पद्धति कहते हैं। इसे देखिए हम लोग फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति कह के पुकारते हैं। ये फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति है। ये MKS पद्धति को हम लोग कहते हैं मैट्रिक पद्धति, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहते हैं। मैट्रिक, M से देखो, C से फ्रेंच या फ्रांसीस, M से मैट्रिक, मैट्रिक पद्धति। FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे C से सेंटीमीटर हो गया, G से ग्राम हो गया, S से सेकेंड हो गया। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। C से सेंटीमीटर, CT मीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। और फिर मीटर की एक रॉन्ग हो गया, इसमें सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर भी है ना इसमें, ये हम सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। फिर ग्राम होगा, सिर्फ ग्राम, किग्रा नहीं होगा। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड वाली पद्धति को हम लोग जार्जी पद्धति कहते हैं, गार्सी नहीं। मैं क्षमा चाहती हूँ। जार्जी पद्धति है ये मैंने मैट्रिक पद्धति का लिख दिया था। देखिए इसमें होगा सेंटीमीटर, इसमें होगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड वाली, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड वाली पद्धति को जार्जी पद्धति कहती हैं। इसे हम लोग फ्रेंच, फ्रांसीस और जार्जी पद्धति कहते हैं। फ्रेंच, फ्रांसीस, जार्जी पद्धति कहते हैं। CGS को फ्रेंच, फ्रांसीस, जार्जी। CGS को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच, फ्रांसीस और जार्जिस पद्धति को कोई कहेगा तो इसका मतलब CGS पद्धति कह रहे हैं। और MKS में मैट्रिक पद्धति होता है, FPS में ब्रिटिश पद्धति होता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ में आएगा। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, यही इसका मतलब है। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। चलिए आप MKS पद्धति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। MKS पद्धति का क्या होगा? MKS पद्धति में होगा। इसे हम लोग किस नाम से बताए थे आपको बताइए, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। MKS पद्धति का हम लोग ने क्या नाम बताया था? इसे हम लोग किस किस नाम से बुलाएंगे? मैट्रिक पद्धति, इसे हम लोग मैट्रिक पद्धति कहेंगे। MKS पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहेंगे। MKS पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहेंगे। अब इसका जान जाते हैं क्या होगा। MKS M मतलब होगा मीटर, K मतलब होगा किलोग्राम, उसमें ग्राम था, इसमें किलोग्राम होगा, ग्राम। S मतलब होगा सेकेंड। देखिए वो MKS पद्धति हो, CGS पद्धति हो, FPS पद्धति हो, इसमें सेकेंड, S का मतलब हमेशा सेकेंड ही होगा, सिर्फ सेकेंड होगा। तो देखिए M मतलब हो गया मीटर, K मतलब हो किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, उसमें था C मतलब सेंटीमीटर था, C मतलब सेंटी, यहाँ पे सेंटी लग गया था, मीटर था,
वहाँ पर जी मतलब सिर्फ ग्राम था, एस मतलब सेकंड था। इसमें है एम मतलब मीटर है, के मतलब किलोग्राम है, एस मतलब सेकंड है। तो अब देखती हैं मीटर किलोग्राम सेकंड वाली पद्धति को गार्गी, जो मैंने उस चीज़ में लिख दिया था ना, उसमें मैंने उल्टा कर दिया था, फिर मैंने इस मिस्टेक को सुधारा, गार्सी होगा। गार्सी पद्धति है। मीटर किग्रा सेकंड वाली पद्धति को गार्सी पद्धति कहते हैं। एम के एस पद्धति को मैट्रिक पद्धति से जानती हैं और गार्सी पद्धति के नाम से जानती हैं। मैट्रिक पद्धति, गार्सी पद्धति। एम मतलब होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम हो गया, एस मतलब सेकंड। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। ठीक, अब हम लोग दूसरी पद्धति पर आते हैं। एफ पी एस पद्धति को क्या कहती हैं बताइए। अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया था एफ पी एस पद्धति को क्या कहेंगे। इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। एफ पी एस को ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। अब देखते हैं एफ पी एस का फुल फॉर्म क्या होगा। एफ पी एस मतलब होगा, एफ मतलब होगा फुट। एफ को हमेशा फुट में ही लिखेंगे, फुट या फिट, पी मतलब हो गया पाउंड, एस मतलब सेकंड। देखिए आप लोग कुछ नोटिस किए, सेकंड हर चीज़ में सेम है, मतलब एफ पी एस में भी सेकंड आया है, एम के एस में भी सेकंड आया है। सेकंड हम एस मतलब सेकंड ही होगा। तो उसमें की, इसमें सीजस में की सेंटीमीटर लग गया था, लग गया था यहाँ पर। फिर इसमें है किलोग्राम लग गया है। मीटर एम मतलब मीटर हो गया, के मतलब किलोग्राम हो गया, एस मतलब सेकंड हो गया। इसमें एफ मतलब हो गया फुट या फिट, इसे पी मतलब हो गया पाउंड, एस मतलब हो गया सेकेंड। एफ पी एस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहती हैं। एफ पी एस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहती हैं। फुट, पाउंड, सेकेंड वाली पद्धति को क्या कहेंगे। जैसे इसमें गार्सी कहीं हैं, उसमें जार्जी कहीं हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, इसके नाम हैं। इसे अंग्रेजी पद्धति कहेंगे। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी। अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। फुट, पाउंड, सेकंड वाली पद्धति को अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। देखिए आपको मैं फिर से बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इन सबको। अगर आप लोग को समझ में आया तो भी ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए मात्रक की पद्धतियाँ चार प्रकार की होती हैं। सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस, एस आर ई, सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस, एस आई। सी जी एस पद्धति को कहते हैं ब्रिटिश या फ्रांसीस पद्धति, एम के एस को कहते हैं मैट्रिक पद्धति, एफ पी एस को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। ठीक, सी जी एस को कहते हैं फ्रेंच या फ्रांसीस पद्धति, एम के एस को मैट्रिक, एफ पी एस को ब्रिटिश।
सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेमी ग्राम सेकेंड वाली पद्धति को गार्सी पद्धति कहती हैं। सेमी ग्राम सेकेंड वाली पद्धति को गार्सी पद्धति कहती हैं। एमकेएस में होता है मीटर किलो ग्राम सेकेंड वाली पद्धति को क्या कहेंगे बताएं आप, बताएं। इसे हम लोग कहेंगे गार्सियम, इसे कहेंगे गार्गी जार्जी पद्धति हो गया सीजीएस में। और फिर से गार्सियम, इसे गार्सी पद्धति कहेंगे। और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफ मतलब फुट होता है, एफ मतलब फुट या फिट होगा, पी मतलब पाउंड होगा, एस मतलब सेकंड हो गया। इससे ब्रिटिश पद्धति या अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। देखिए मैंने जो जो बोला है मैंने यही यहाँ पर लिखा है। एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहती हैं। मीटर प्रति किलोग्राम फीट मीटर किग्रा सेकेंड वाली पद्धति को गार्सी पद्धति कहती हैं। एफपीएस ब्रिटिश पद्धति से कहती हैं। एफ मतलब फुट या फीट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड वाली पद्धति को अंग्रेजी पद्धति कहती हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। एक और पद्धति छूट गई है ना, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति किसे कहती हैं, ये सब सवाल होते हैं। एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहती हैं एसआई को। एसआई को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहती हैं। एसआई का इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मतलब एसआई। एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति को आधुनिक पद्धति भी कहती हैं। एसआई पद्धति को आधुनिक पद्धति भी कहते हैं। एसआई पद्धति को आधुनिक पद्धति भी कहती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई, एसआई का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहती हैं। जैसे इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसे मैट्रिक पद्धति कहते हैं, उसी प्रकार इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। एसआई को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे आधुनिक पद्धति भी कहती हैं। तो आई होप आप लोग को मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक की प्रणालियाँ कितनी होती हैं आप लोग को पता चल चुका होगा। आप लोग इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे, तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, जो है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक क्या होता है। अब हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। तो सार्थक अंक किसे कहती हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। ठीक, तो पहले देखते हैं सार्थक अंक किसे कहती हैं। किसी मापन के प्रथम अनिश्चित अंक, किसी देखिए मान लो कोई मापन है, उसके प्रथम अनिश्चित अंक और निश्चित अंकों को सार्थक अंक कहती हैं। पहले आप लोग ये जानते हैं कि नहीं, अनिश्चित अंक, अनिश्चित और निश्चित किसे कहते हैं। अनिश्चित मतलब जो हमेशा परिवर्तित होता जाता है उसे अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित मतलब जो परिवर्तित ना हो, जो एक ही हो, वो हमेशा वही होगा, उसे निश्चित कहते हैं। ठीक, अनिश्चित और निश्चित किसी मापन के प्रथम निश्चित अंकों, अनिश्चित अंकों और निश्चित अंकों की सार्थक अंक कहते हैं। किसी मापन के प्रथम अनिश्चित अंक और निश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी मापन के प्रथम अनिश्चित अंक व निश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं।
या एक और डेफिनेशन, इसमें भी मैं 2 डेफिनेशन लाया जैसे पहले टॉपिक में लाए थे भौतिक विज्ञान के, इसी प्रकार इसमें भी मैंने 2 डेफिनेशन लाया। पहला डेफिनेशन है ये, दूसरा डेफिनेशन सुनिए। उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। देखो, उन अंकों की संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उससे सार्थक अंक आती हैं। उन अंकों की संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, मतलब कोई राशि उसे निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे सार्थक अंक आती हैं। देख लीजिए उसकी डेफिनेशन, मैंने जो बोला है मैंने वही सब में लिख के लाई हूँ। देखिए, किसी मापन के प्रथम अनिश्चित अंक और निश्चित अंकों को सार्थक अंक आती हैं। और किसी मापन के प्रथम अनिश्चित अंक व हम निश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, या उन अंकों की संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उससे सार्थक अंक कहते हैं। पहले आप लोग मुझसे ये बताइए कि शून्य अशून्य आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? शून्य मतलब क्या हो गया? शून्य मतलब जिनमें जीरो, जो शून्य मतलब जो जीरो हो उसे शून्य कहते हैं। अशून्य मतलब जो जीरो ना हो उसे अशून्य कहते हैं। जैसे एक अशून्य संख्या है और शून्य जीरो हो गया, ये जीरो है। तो आप बताइए इसमें सार्थक अंक कितनी है? इसमें सार्थक अंक किसे कहते हैं? इसमें बोले उन अंकों की संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। मतलब बताइए इसमें सार्थक अंक किससे कितने होते हैं? 1 2 3। देखिए इसमें बोला किसी माप के प्रथम अनिश्चित अंक और निश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप की हमेशा ये लास्ट वाला अनिश्चित होता है, तो निश्चित अंकों के सार्थक अंक कहते हैं। इन दोनों को मतलब आप समझ गए, इन दोनों में यही बातें लिखा है। तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3 हो गए। सार्थक अंक 3 इसमें है। तो सार्थक अंक कैसे पहचानती हैं, कितनी होती हैं, इन सब के नियम होती हैं जो आप लोग के स्कूल, अभी आप लोग का फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोग देखिए मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, ठीक है। पहला रूल है, मैं अपनी भाषा में बताऊँगी। आप लोग किताबी भाषा रटने से कुछ नहीं होता है, उससे अपने शब्दों में बताना समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो आपको आ गया, रटने की जरूरत नहीं है, आपको रटना है ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। देखो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होती हैं। मतलब सभी अशून्य अंक मतलब ये शून्य है, ये अशून्य है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होती हैं। जैसे हो गया 25 200 205, नहीं इसमें शून्य जा रहा है, ठीक। तो फिर 1 2 3 6 7 8 1 2 5 9, ये सब अशून्य अंक हैं। ये सब अशून्य अंक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्य अशून्य मतलब नंबर्स आ गए, जिनमें नंबर आ गए वो अशून्य है, और जिनमें नंबर नहीं आया वो शून्य है। 1 2 इसमें अशून्य अंक, इसमें सार्थक अंक कितने होते हैं? सभी अशून्य अंक मतलब 1 2 नंबर वाले, एक गिनती वाले अंक, ये सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 इसमें 2 सार्थक अंक हैं। इसमें 1 2 3 इसमें 3 सार्थक अंक हैं। इसमें 1 2 3 4 3 ही सार्थक अंक हैं। 1 2 3 4 इसमें 4 सार्थक अंक हैं, ठीक। और फिर एक और पॉइंट, दो अशून्य, इसमें अगर शून्य आ गया मतलब इसमें 1 2 दो अशून्य है, एक शून्य है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। मतलब 1 2 इसमें 2 शून्य, इसमें 2 अशून्य थे, इसमें 2 सार्थक अंक हो गए। तो इसमें 2 शून्य है, इसमें 1 अशून्य, 2 अशून्य है, इसमें 1 शून्य है, तो इसमें 2 सार्थक अंक आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्यों 2 आएंगे? क्योंकि ये शून्य है। हमने अभी बोला सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब जितने भी अशून्य अंक हैं वो सब सार्थक अंक हैं। अगर इसमें शून्य आ गया तो ये सार्थक अंक नहीं है। बस इसमें सार्थक अंक 3 नहीं 2 सार्थक अंक है, ये 2, ठीक। फिर दूसरा सुनिए, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले
सभी शून्य सार्थक अंक कहलाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सभी अशून्य अंकों के मध्य मतलब बीच में, अशून्य अंक मतलब क्या होंगे? मतलब नंबर, सभी नंबरों के बीच में आने वाले शून्य अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अशून्यों के मध्य आने वाले शून्य मतलब न 1 2 3 4 के बीच अगर कोई जीरो आ गया तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। अगर नहीं, देखो लास्ट में आएगा मतलब अंतिम में आएगा तो वो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। सार्थक अंक सिर्फ 2 कहलाएंगे, सिर्फ 2, ये नहीं कहलाएगा सार्थक अंक। अगर ये 1 2 3 4 5 के बीच में अगर जीरो आ गया तो ये सार्थक अंक कहलाएगा। ठीक, सार्थक अंक इसमें कितने होंगे तब बताएं आप? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक होंगे। अगर ये जीरो आगे इसमें जैसे आया है तब इसमें इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये बीच में आ जाता 2 0 5 के बीच में रहता, 2 25 के बीच में अगर जीरो आ जाता तो ये सार्थक अंक होता, तब इसे गिनती। तब सार्थक अंक कितने होते हैं? 3 सार्थक अंक यहाँ पे होते हैं, बट यहाँ पर जीरो लास्ट में आया इसलिए सार्थक अंक सिर्फ 2 है। और इसमें जीरो बीच में है इसलिए सार्थक अंक इसमें कितने होंगे? 4 होंगे इसमें। अब इसमें जैसे 308 ले लो या 210 ले लो, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें बताइए आप। 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। इसमें बताएं, फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंक कितने इसमें हैं? देखिए आप लोग बताएं, आप लोग समझे, ध्यान दें इस पर। ठीक, इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक है। मैंने कहा था कि दो संख्याओं के बीच में अगर शून्य आ गया तब वो सार्थक अंक गिनाएगा। अगर उसके पहले आया तो वो शून्य मतलब वो सार्थक अंक नहीं गिनाएगा। तो ये पहले है, बीच में तो ये दोनों आए हैं, तो 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक इसमें हैं। कितने हैं? 4। ठीक, आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। मतलब नंबर जितने होंगे 1 2 3 4 5 6 से ये सब सार्थक अंक कहलाएंगे। अगर साइड में जीरो आ गया तो इसका मतलब सिर्फ सार्थक अंक 2 है। अगर बीच में जीरो है तो सार्थक अंक कहलाएगा। इसमें 4 सार्थक अंक है बीच में। अगर यहाँ पर रहेगा तो ये सार्थक अंक नहीं है। तब इसमें सार्थक अंक सिर्फ 1 2 3 4 ही रहेंगे, 5 नहीं हो सकते। अगर आप लोग ने बहुत लोग 5 किए हैं तो ये गलत है। इसमें सिर्फ 4 सार्थक अंक है। मैं अभी आप लोग को यहाँ पे यही बताई हूँ। फिर यहाँ पर ये नंबर आया तो आप लोग साइड के जीरो को नहीं गिनेंगे, सिर्फ यहीं के गिनेंगे। ये जो 1 है इतने ही सार्थक अंक कहलाएंगे, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई शून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर पहले शून्य अंक के पहले अशून्य सार्थक अंक अशून्य सार्थक अंक नहीं कहलाती हैं। दीदी क्या बोलने, समझ नहीं आया, आपने फटाफट बोल दिया। बिल्कुल ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेंगे आप लोग? क्योंकि आपके पास दीदी है यहाँ पर। सो देखिए इसमें क्या हो गया। इसमें है बोला जा रहा है दशमलव बिंदु के पहले, मतलब कोई दशमलव बिंदु है उसके पहले यदि कोई शून्य अंक अशून्य अंक ना हो, मतलब यहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 ना आए, दशमलव बिंदु के पहले 1 2 3 4 5 ना आए। ठीक, अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर आए हुए अशून्य अंक पहले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब देखो दशमलव बिंदु के पहले 0 0 6 2 5 ऐसे हैं। ठीक, तो इसमें इस साइड के अंक शून्य ये सब सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक सिर्फ ये है। दशमलव बिंदु के इधर आए हुए अंक सार्थक अंक नहीं कहलाती हैं। अगर यहीं पे 6 2 2 5 रहता तो फिर यहाँ पे ये अंक रहते हैं सार्थक अंक, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक रहते तब इसमें, बट यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं। समझ में आया? देखिए इसमें क्या है, यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक मतलब कि दशमलव के पहले 0 अंक आए तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ ये होगा। ठीक, 4 ही होगा। इसमें सार्थक अंक सिर्फ 4 है। मतलब अगर दशमलव के पहले कोई भी अंक आ जाएगा सार्थक अंक यही होगा, सार्थक अंक यही होगा।
मतलब कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बताएं आप। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, मतलब दशमलव बिंदु की इधर जितने भी आए बट सार्थक अंक आगे नहीं गिने जाएंगे। इसमें सार्थक अंक सिर्फ एक ही होगा, एक ही होगा। इसमें दो होंगे। इसमें कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, यही लिखा है मैंने। सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें सार्थक अंक 3 होंगे, क्योंकि बीच में आए हैं दशमलव के इधर कोई अंक नहीं होते हैं। ठीक, अगर यदि दशमलव वाली संख्या में दाहिनी ओर आने वाले शून्य को सार्थक अंक गिनते हैं, मतलब कि अगर 0.0500 हो तो इसमें इस साइड आए हुए दशमलव को हम लोग सार्थक अंक गिनेंगे, इस साइड आने वाले दशमलव को नहीं गिनेंगे। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। अगर देखें इधर आएंगे तो गिनेंगे, इधर आएगा तो नहीं गिनेंगे, सिंपल। इधर जितने दिए थे ये 8, इधर जितने दिए थे इसमें कोई सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा। इसमें दिया है तो इसमें गिना जाएगा, इसमें 4 गिना जाएगा। ठीक, फिर अगर किसी भी संख्या में 10 की घात पर कोई नंबर आ गया तो ये सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा। सार्थक अंक सिर्फ शब्दों में रहेगा, जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दशमलव में रहेंगे, बट बट्टे में नहीं रहेगा। बट्टे में कोई अंक नहीं गिना जाएगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। फिर एक बात और, तो 5 6 इसमें समझ होता 1 2 3। चलिए ठीक है, आप लोग को आप समझ में आ चुका होगा, आई होप। तो मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके बताएंगे। चलिए बताएं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। चलिए बताइए आप लोग, मैंने आप लोग सामने कुछ मैं दी हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके बताएं कि कितने सार्थक अंक आएंगे। चलिए 5 दिया गया है, 5 सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि सार्थक अंक कितने हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, बताइए। चलिए ठीक है, तो बता रहे हम, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, पहले में सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें 1 2 3 3 होंगे। अब बहुत लोग 4 टाइप कर रहे होंगे, 4 क्यों होगा बेटा, जब मैंने बोला था यहाँ बीच में दशमलव दशमलव कहीं लग जाएगा तब इसे गिना जाएगा सार्थक अंक, वैसे नहीं गिना जाएगा। वैसे सिर्फ 3 ही सार्थक अंक गिने जाएंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, जल्दी बताएं। इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अगर आप लोग का आंसर मैच कर रहे हो ठीक है, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ का। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, क्योंकि इधर की 0 को कोई वैल्यू नहीं होता, ये नंबर्स की होंगे। इधर कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इधर की 0 की वैल्यू नहीं होगा, इधर की 0 की वैल्यू होगा, 1 2 3 4 दशमलव लगा तो इधर की 0 गिने जाएंगे। इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, बताएं जल्दी, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। जब भी किसी, इसमें अगर मैंने बोला किसी राशि अंदर के कोई नंबर लिखा हो 500 300, अगर उसमें सेंटीमीटर मीटर दे दिया तो इन सब 0 का गिना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बताएं, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। अगर आप लोग कम किया आंसर मैच किया तो ठीक